तेलंगाना की बात हमने की, अब जरा बाकी प्रदेशों की हम बात करें। राजस्थान में जो घटनाक्रम कल हुआ है उसको लेकर के इस वक्त एक किस्म से आप कहिए कि राजस्थान की राजनीति में तो बीजेपी में हड़कंप ही मचा हुआ है। एक रिजॉर्ट के अंदर 7 विधायकों का मिलना, उनको ले जाने वाले के भी बारे में हम आपको बात करेंगे, और फिर ऐसा कहा जा रहा है कि उनको सुरक्षित किसी और सेफ हाउस में, किसी और होटल में ले जाने की तैयारी की जा रही थी। कौन कर रहा था, क्यों कर रहा था? और ये चुनावों के बाद ये ऐसा कल्चर जो है आप देखते हैं, अपने अपने विधायकों को बचाने की कोशिश होती है अगर वे फंसा हुआ मामला हो, लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई मामला ही नहीं है। बीजेपी की बड़ी साफ मेजॉरिटी वहां पर सामने आई है। फिर कौन है जो आखिर इन विधायकों को लामबंद करना चाहता है, इन विधायकों को अपने लिए जैसे गिरोह सा बना करके अलग थलग कर देना चाहता था? ये हुआ, और उसी में से एक विधायक ने, उसको पसंद नहीं आई ये बात या उसको डर लगा, और उसने फिर ये बात जो है अब अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स को बता दी, और उसके बाद फिर वहां से तमाम जो विधायक थे उन सबको जो वापस भेज दिया गया। ये सारा घटनाक्रम हुआ, बात दिल्ली तक पहुंच चुकी है, बताया जा रहा है बड़ी नाराजगी है। और अब मैं आपको बता देता हूं जो नाम चल रहा है वो ये कि वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत शायद इसके पीछे थे। शायद उनके कहने पर ये विधायक जो है वहां पर थे, एक जगह मिलना और फिर वहां से इनको दूसरी जगह पर ले जाकर के, जो वहां पर शब्द इस्तेमाल किया जाता है बाड़ाबंदी, तो इनकी बाड़ेबंदी की तैयारी जो है वो की जा रही थी। लेकिन इसका संदेश बड़ा खराब गया है। अब लगातार जो है वहां वसुंधरा राजे कैंप से ये संदेश दिए जा रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसा किसी ने नहीं कहा, ये विधायक अपने आप मिलने के लिए आए थे। लेकिन हम ही से बात करते हुए, इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष भट्टाचार्य से बात करते हुए, जिस विधायक ने इस पूरे मामले का रहस्योद्घाटन किया और ये बात अपने सीनियर लीडर्स तक पहुंचाई है, वो उन्हीं 7 में से एक थे। उनके पिता ने ये कहा कि ऐसी बात हुई थी, ये नेता वहां पर विधायक मिले थे और ये इनको दूसरी जगह जाने के लिए कहा जा रहा था, दूसरे रिजॉर्ट में जाने के लिए कहा जा रहा था। मेरे बेटे ने मुझे फोन करके बताया और मैं उसको लेने के लिए तुरंत चला गया। बताया तो यहां तक जा रहा है कि वहां नौबत हाथापाई तक पहुंच गई, क्योंकि बाकी लोग जो है, बाकी विधायक, इन विधायक को ललित मीणा इनका नाम है, इनको यहां से जाने नहीं देना चाहते थे। और वहां स्थिति बड़ी खराब हुई। इनके पिता किसी तरह इनको लेकर के वहां से आए, फिर इन्होंने सीपी जोशी जी को, जो वहां प्रदेश अध्यक्ष हैं, अरुण सिंह जी को, जो महासचिव है, उन तक ये तमाम बातें पहुंचा दी गई हैं। और वसुंधरा राजे इस सारे घटनाक्रम के बाद देर रात पहुंची हैं दिल्ली भी। तो क्या इस सब के पीछे वसुंधरा राजे सिंधिया ही हैं? क्या उनके बेटे का इसमें कोई रोल था, और करने की क्या कोशिश थी? पहले खबर आप पूरा एक बार देवेंद्र बता दें, अगर कल से कोई अपडेट अब तक मिला हो तो। उसमें आप नयापन कुछ नहीं है सौरभ। कल वाली जो बात थी, आज बस नयापन ये आया कि उसमें अखबार में रिपोर्ट कर दिया गया। 24 घंटे पहले की ये घटना है। आज वहाँ के एक प्रमुख अखबार ने जब फ्रंट पे इसको स्टोरी बनाया, उसके बाद ये चीज़ पब्लिक डोमेन में आई है। उससे पहले जैसे ही बीजेपी के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को ये सूचना मिली, ललित मीणा के पिता ने यह बताया कि मेरे बेटे सहित इतने सारे विधायक वहाँ पे हैं, उनको रखा गया, दूसरी तरफ लेकर जाया जा रहा है। उसके बाद उनके तरफ से सक्रियता बढ़ी, फिर अपने लोगों को भेजा गया, उनको लेकर आएगा वहाँ से। तो ये सारी कवायद हुई है। लेकिन इसको आप किसी बहुत बड़े पैमाने पे देखें तो उसमें बहुत हैरानी होती है कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी का ढांचा, बीजेपी का स्ट्रक्चर नहीं पता, और इतने कम विधायकों की बाड़ेबंदी करके क्या हासिल करेंगी? इन सारे सवालों का जवाब अभी आगे आना बाकी है। अगर किया जा रहा है उनकी तरफ से तो संभव है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के खेमे के लोग, जैसे उनके बेटे का नाम आ रहा है, या उनके साथ वाले लोगों ने कुछ ऐसा काम किया होगा। लेकिन वाकई इसमें राजनीतिक तौर पर कोई वैसी स्थिति अभी दिख नहीं रही है, और इतने छोटे नंबर्स को लेकर आप क्या करने वाली हैं वो भगवान ही जानते हैं। ये तो हैरानी की बात है जो आप कह रहे हैं। ठीक, मैं 7 लोगों को इकट्ठा एक साथ करके क्या किसी को हासिल होगा? और देखिए, जो निर्दलीय विधायक वहां से कहीं जीत के आए, उन्होंने कल रात को संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को फोन किया है और कहा है कि अगर वसुंधरा मुख्यमंत्री बनती है तो हम पार्टी को समर्थन देने को तैयार है। ये 5 से ज़्यादा विधायकों ने कल संगठन महामंत्री को फ़ोन किया है कल रात को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वसुंधरा खेमे की तरफ से इस बात की कोशिश होगी, प्रेशर बताने की कि हमारे पास निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हमारे पास है। अगर आप वसुंधरा को बनाते हैं मुख्यमंत्री तो निर्दलीय भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को निर्दलीय विधायकों की बहुत जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली अपनी मेजोरिटी के साथ उपलब्ध है। 3 दिन से लगातार देवेंद्र हम होता हुआ ये देख रहे हैं। आज जयपुर में उनके घर में 40, कोई कहता है 40, कोई कहता है 50 विधायक जाकर के मिले हैं, उनको डिनर पर आमंत्रित किया है वसुंधरा राजे ने। और अब लगातार 3 दिन से कह रहे हैं कि अगर कोई ये प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश भी है तो इससे नुकसान ही होगा, किसी का फायदा तो नहीं हो सकता, और वो जानती भी होंगी। बिल्कुल सौरभ, और चुनाव से पहले जब उनका प्रोजेक्शन नहीं हुआ तो पहला मैसेज तो उनको तभी मिल गया था। हालांकि चुनाव के दरमियान उनसे ये कहा गया था कि जीत के बाद जब मुख्यमंत्री पद का चयन होगा तो उस लिस्ट से आपको अभी बाहर कर दिया गया है, ऐसा नहीं है, नाम पर विचार जरूर होगा,
उसके बाद उन्होंने सक्रियता बढ़ाई। दूसरी चीज़ कि चुनावी जीत के बाद विधायकों का जाना, उनके से मिलना, इसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी के सारे नेताओं को अगर आप देख लें सौरभ, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर वही हैं। सबसे ज़्यादा विधायकों के जो कि पूर्व पहले भी विधायक रहे हैं उनसे संपर्क उन्हीं का है। नए लोगों को भी उन्होंने बहुत उभारा है राजस्थान में, तो वो सारे लोग तो उनसे मिलेंगे, ये कहेंगे भी कि मुख्यमंत्री ने ही बनाना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से शक्ति प्रदर्शन का मैसेज गया वो वसुंधरा राजे के लिए चिंता का सबब है। और तय मानिए कि हालांकि उन्होंने बताया नहीं कि दिल्ली क्यों आ रही है, लेकिन दिल्ली आने की वजह उनकी यही थी कि यहाँ पे शीर्ष नेतृत्व को ये समझा सकें कि कुछ भी वो नहीं कर रही हैं। और ये बात वो पहले भी कहते रही है कि उनके विरोधी इस बारे में दुष्प्रचार करते हैं और एक एजेंडा के तहत ऐसे नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। इसमें उनका कोई लेकिन रोल अब नहीं। तो जो हुआ इसके तो प्रमाण है सारे सामने, और इंडिया टीवी पर मैं आपको वो बातचीत सुनाता हूं। मनीष भट्टाचार्य की बात हुई है, विधायक ललित मीणा जिनको ले जाने की कोशिश की जा रही थी जबरदस्ती एक रिजॉर्ट पे, उन्होंने मना किया। उनके पिता ने बात की मनीष से, सुनिए आप जरा। अरे क्या हो गया भाई साहब रिजॉर्ट में, मतलब अरे कुछ नहीं था। अब ये बात सब बड़े लोगों ने पूछो आप। नहीं, बड़े लोगों से तो पूछना ही है, लेकिन मैं तो बस इतना जानना चाह रहा हूँ, ललित जी ने आपको फोन किया था, घटनाक्रम क्या हो गया था? कि ललित जी ने को मैंने पूछा था, उसको बुलाया था मिलने के लिए। मिलने के लिए बुलाया तो वो फिर मिलने के बाद में उनकी हमारी बात हुई थी ललित से, मैं तो पार्टी कार्यालय चल जाना। हाँ। और अरुण सिंह जो हिसाब से हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी से उनसे भैया मिल लेना जी। और जैसा मतलब व्यवस्था बनना, अपना अपार्टमेंट है वहाँ पे, यहाँ पर जयपुर में, तो अपार्टमेंट में ठहर जाना, मैंने जाकर चाबी ले जा। तो किस लिए रोका किस लिए था? वो तो वही मिलने के लिए बुलाया था, तो फिर उन्होंने कहा भैया ठहर जाओ। हाँ। फिर उनको आने नहीं दिया, तो हमने कहा भैया आने नहीं दिया तो रोक तो क्यों? आने क्यों नहीं दिया? अब वो सब बातें हैं बहुत सारी। नहीं, कहाँ बहरोड़ लेके जाने लगे थे क्या इनको? ऐसा था कि यहाँ तो और जगह शिफ्ट करेंगे दोबारा में। कितने विधायक थे ललित भाई के साथ? 5 जने थे। कौन कौन थे हेमराज जी? 4 तो झालावाड़ के थे और 3 तो झालावाड़ के थे, 2 ही 12 के थे। 3 झालावाड़ के, 2 12 के। और तो फिर इनको लेके कौन आया था इस रिजॉर्ट में? कुछ खुद ही आए थे, इनको फोन करके बुलाया। तो फिर इनको फिर शिफ्ट करने की क्यों तैयारी, क्या बाड़ेबंदी करने की कोशिश थी? नहीं, बात तो वही थी असल में, तो वो क्या उनकी जो मंशा थी, उनकी मंशा थी। तो मतलब फिर ललित जी आपके बेटे को नागवार गुजर गई? नहीं, वो तो हमको ही ना गुजरे, वो बाड़ाबंदी क्यों करना चाहिए, वहाँ रुकना क्यों चाहिए, मिल के आ जाओ। तो हमारी व्यवस्था है ठहरने की। हाँ। ये 5 कौन से विधायक थे हेमराज जी? मैं नाम बस जानना चाह रहा हूँ, मैं नाम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। नाम का पता नहीं साहब, 3 तो झालावाड़ के थे। अच्छा। और 3 12 के, 3 12 तो 6 हो गए। 6 हो गए। और किशनगंज से आपके बेटे ललित मीणा 7 हो गए। नहीं, मैं समझता हूँ, मैं तो बस इतना जानना चाह रहा था, वहाँ मतलब हाथापाई की नौबत आ गई थी, ऐसा क्यों हुआ? अब ये तो उनसे पूछो। तो आपने जैसे सुना, ललित मीणा के पिता से बातचीत ये हो रही थी। ललित मीणा जो है उन्होंने ये बात अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स को बताई, और खबर ये आ रही है कि 3:30 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात वसुंधरा राजे की होनी है, जो कल देर रात पहुंची हैं। और रिपोर्ट तो ये किया जा रहा है कि उसमें ये प्रमुख मुद्दा होने जा रहा है कि कल ये ऐसा वहां पर ये सब कुछ क्यों किया जा रहा था, और क्या वहां पर तमाम विधायकों को लामबंद करने की कोशिश हो रही है, तो क्यों ये सब की आवश्यकता है, क्यों किया जा रहा है। और इसको लेकर के शायद एक संदेश वसुंधरा राजे को दिया जाएगा यहाँ जब वो दिल्ली पहुंचेंगी। समीर जी कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे थे? हाँ, मैं 2014 के घटनाक्रम जोड़ना चाहता था। जब 2014 में प्रधानमंत्री बने मोदी पहली बार, तो राजस्थान का उसमें पार्टिसिपेशन कम था, तो वसुंधरा ने दिल्ली में राजस्थान के सांसदों को बुलाया था और बात की थी कि भाई राजस्थान के सांसदों को मोदी मंत्रिमंडल में कम लिया गया, और उस समय भी उन्होंने प्रेशर बनाने की कोशिश की थी कि राजस्थान के कुछ और नेताओं को मंत्री बनाया जाए। तो वसुंधरा की ये प्रेशर पॉलिटिक्स की आदत रही है पहले से। वो जब संगठन में थी तब भी वो इसी तरह का व्यवहार करती थी, और सरकार में आने के बाद भी करती रहती। लेकिन मुझे लग रहा है कि वसुंधरा के खिलाफ जिस तरीके से वसुंधरा इस तरह से राजस्थान में कर रही है, मुझे लग रहा है ये उनके खिलाफ लगातार आक्रोश बढ़ता जाएगा और ये उनके खिलाफ ही जाएगा आखिरकार। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो मामला है, क्या वसुंधरा इतना बड़ा स्टेप लेंगी, ये भी बड़ा उनका ही नहीं बल्कि उनके बेटे का, जो कि सांसद हैं, उनका भी करियर स्टेक पे है। अगर वो इतना बड़ा वो लेती हैं, तो ये मुझे लगता है कि वसुंधरा अगर ऐसा कर रही हैं तो वो पहले से मन में बना चुकी होंगी कि वो क्या करने जा रही हैं आगे। क्योंकि इतना बड़ा स्टेप अगर आप लेते हैं कि आप
और झालावाड़ के 3 विधायक बोले जा रहे हैं, अगर वो तो उनका पूरा एरिया है। अगर आप ऐसा स्टेप लेंगे तो पार्टी जो है कड़ी कार्रवाई करेगी, और ऐसे में उन्हीं का नहीं, उनके बेटे का भी जो अगर कुछ career करने है, की कोशिश भी थी तो 7 लोगों से तो कुछ कुछ होना वाला नहीं था। या तो इसके आगे भी कुछ होना था जो शायद अब कल प्रीएम्प्ट कर दिया गया, जब उन्हीं में से एक विधायक जो है वो पलट गया और उसने सारा जो है मामला जो है खोल दिया। अरुण सिंह जो सीनियर लीडर हैं राजस्थान में, उनको ये बताया गया और उन्होंने कहा कि देखिए विधायक आ रहे हैं, हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, बाड़ेबंदी जैसा कुछ हमारे यहाँ नहीं होता, ये सब आपकी मीडिया की क्रिएशन है, आपकी मीडिया में सब घटनाएं चल रही हैं। लेकिन अब तो जो हुआ था वो बिल्कुल साफ आपने इस फोन की बातचीत में सुन ही लिया है। तो राजस्थान में क्या खेल चल रहा है हर्षवर्धन जी, आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, जो राजस्थान के कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो अभी भी वसुंधरा राजे और उनका जो कैंप है वो ये कह रहा है कि हमारे पास इतने विधायक हैं कि अगर वसुंधरा जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी तो कोई और सरकार नहीं बना पाएगी, कोई और सरकार नहीं बना पाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बनेंगी तो वही बनेंगी। ये जो संख्या 4 से 7 की बताई जा रही है, दरअसल उनके लोग कह रहे हैं कि 30 से 40 विधायक वहाँ पहुँचने थे और उन सभी लोगों से बातचीत हो गई थी, वो पहुँचने वाले थे। लेकिन अब उसमें 2 चीज़ें हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी जो बदली है उसका परिणाम है कि एक व्यक्ति अपने पिता से कह देता है, उसका पिता बता देता है। पहले वाला राजस्थान होता तो शायद किसी विधायक के लिए संभव नहीं होता कि वसुंधरा जी के खिलाफ जाए। अब वसुंधरा जी भले बार बार कहती हैं, लेकिन पिछले कुछ समय के अगर घटनाक्रम देखें, और एक जो घटना अभी समीर जी ने भी जिक्र की, उसके अलावा भी वसुंधरा राजे ये कोशिश करती हैं कि राजस्थान का कोई निर्णय बिना उनसे पूछे लिया नहीं जाए। उनको इस बात की भी नाराजगी रहती है कि पिछले 4-5 सालों में पार्टी ने पूरे संगठन को अपने लिहाज से चलाने की कोशिश की और वो इस वक्त हिसाब किताब बराबर करना चाहती हैं। लेकिन शायद जिसको कहते हैं ना कि राजनीतिक रस्साकशी अभी थोड़ा चलेगी। और अब तो मुझे ये लगता है कि आज की इस घटना, 2 दिन पहले की इस घटना और आज जो अभी वसुंधरा जी मिलने वाली हैं, राजस्थान की वजह से मुख्यमंत्रियों का चयन कई दिन के लिए टाला जा सकता है। तब शायद जो बेचैनी होगी, क्योंकि विधायकों को पता है कि पार्टी के सिंबल पर वो जीत के आए हैं और अंतिम में कौन सा ब्रांड है, किसके चेहरे पर ये मत मिले हैं, ये उनको बहुत अच्छे से पता है। जो नरेंद्र मोदी अमित शाह की शैली है, शायद मुख्यमंत्री का चयन और ज्यादा टल सकता है। ऐसा तो नहीं है कोई विधायकों का ये एक बैच था और बहुत जगह से लोगों का पहुंचना था कहीं किसी रिजॉर्ट में इकट्ठा होने के लिए। देवेंद्र, बीजेपी के ढांचे में सौरभ वो संभव नहीं है। और जिन 30 या 40 आंकड़े की बात करें, वो समर्थक हैं वसुंधरा राजे, जो कि बीजेपी की एक अनुशासित कार्यकर्ता है, तब तक समर्थक हैं। जैसे बीजेपी की तरफ से ये मैसेज जाएगा संगठन की तरफ से कि वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर आपको डिस्टेंस रखना है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि वो आंकड़े बहुत कम हो जाएंगे और शायद दहाई का आंकड़ा भी वो ना पहुँचे। तब तक जब तक उन लोगों को ये लग रहा है कि संभव है कि ये मुख्यमंत्री बने, और खारिज भी नहीं किया गया था पार्टी की तरफ से, कभी मना भी नहीं किया गया, बड़ी नेता है, लोकप्रिय नेता है, तो उनके अब पहले से उनका संपर्क रहा है, तो आना जाना, उनके पक्ष में बोलना, ये सारी चीज़ें होती ही रही हैं, होंगी ही। लेकिन जैसे पार्टी के शीर्ष स्तर से एक बार कमांडिंग फैसला आ जाता है, उसके बाद वहाँ पर ये नंबर्स वैसा देखेंगे नहीं। दूसरा, वसुंधरा राजे सिंधिया उस लेवल पर, इस स्टेज में जाकर बगावत करने की स्थिति में है ही नहीं, ना वो ऐसा कदम उठाएंगे। मैक्सिमम ये होगा कि बार्गेन के तहत वो ये चाहेंगे कि अगर उनको नहीं दिया जा रहा है तो सीएम जो कि किसी और को दिया ही जा रहा है, तो उसमें उनके पसंद का भी ध्यान रखा जाए और उनके बेटे का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा बगावती तेवर अख्तियार करके टूट तक आप जाएं या उसकी कोशिश करें, उसका कोई रिजल्ट निकलता नहीं दिख रहा है इन आंकड़ों के आधार पर। और उसमें आप समझ सकते हैं कि वो विधायक जो अभी अभी चुनकर आए हैं, क्या वो एंटी डिफेक्शन का खतरा उठाएंगे, फिर से दोबारा वो चुनाव में जाना चाहेंगे, वसुंधरा सिंधिया इतना सब कुछ करना चाहेंगी? इन सारे सवालों का अगर आप जवाब देखें तो सीधे सीधे समझ में आएगा कि छोटी मोटी कवायद है, प्रेशर बनाने की कवायद है, अपनी बात रखने की कवायद है। और आज जब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात होगी, सौरभ, तय मानिए कि उनका पहला जवाब यही होगा कि मैं तो पार्टी के अनुशासन को पूरी तरह से फॉलो करूंगी, मेरा रोल नहीं है। जो हमारे विरोधी हैं वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, वो इस तरह की बातों को कहते हैं। चंद्रशेखर जो कि संगठन महामंत्री हैं, ऑलरेडी इनकी नहीं बनती है उनके साथ, तो वो इन सारी बातों को ही कहेंगे। और पहले भी ऐसी बातों को वो कहते रही हैं। उसी आधार पर मैं कह रहा हूँ कि पहले जब जब वो उनके शीर्ष स्तर पर मुलाकात हुई है, वो यही कहती हैं और आज भी वो यही कहेंगे कि पार्टी का जो भी फैसला होगा मान्य होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये ज़रूर कह सकती हैं कि आपको भी पता है कि पार्टी के विधायक किसे मुख्यमंत्री चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से अधिकतम वो इतना ही कहेंगे। ये उनका नाम इस दौर से लगभग बाहर है या बाहर ही है? और अगर ऐसा हो तो शायद वो अपनी ओर से जब कुछ मिलने की कोई गुंजाइश ना हो तो फिर अंतिम हाथ खेलने में, लास्ट हैंड खेलने में शायद उनको लगता हो कोई हर्ज नहीं है। देवेंद्र,
नहीं, उसमें लास्ट हैंड खेलने में आप बगावत करके वो बिल्कुल सौरभ इस लिहाज से संभव नहीं होता कि एक तो उसमें आपको कुछ हासिल नहीं होगा और खोने के लिए बहुत कुछ है। जैसे बेटे का कैरियर तो सीधे हुआ, प्लस इतनी सारी किरकिरी आपकी होगी, तो ये सारी चीज़ें कोई भी नेता इस स्टेज पे आके नहीं जाता। अगर वो इस लेवल पे जाने का मादा रखती सौरभ, तो चुनाव से पहले उनके पास ये बेहतरीन अवसर था कि वो क्रिएट कर सकती थी कि या तो मुझे प्रोजेक्ट करो, क्योंकि तब पार्टी को ये दिखता कि अगर आप वसुंधरा को नहीं बनाएंगे तो सीधे सीधे चुनाव में आपके लिए बहुत ख़राब माहौल हो जाएगा। चुनाव से पहले वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे लीडर को नाराज़ करके सार्वजनिक तौर पर इस तरह की स्थिति क्रिएट करना बीजेपी तो बिल्कुल नहीं चाहती, और वहाँ पर उनके पास अवसर था। तब जब वो नहीं कर पाई, तो अब चुनाव के इस नतीजे के बाद, इतने कंफर्टेबल मेजॉरिटी के बाद, इसमें ऐसा भी नहीं है कि कुछ निर्दलीय विधायकों को आपको लेके आना है और उसके सहारे आपकी सरकार बननी है, तो इस कंडीशन में बिल्कुल भी वसुंधरा राजे सिंधिया कुछ नहीं कर पाएंगी। हमें भी पता है कि चुनाव से पहले उनका आकलन यही था सौरभ कि 95 से 100 के पास आंकड़े आने वाला है, और उसके बाद उनकी भूमिका निश्चित तौर पर बड़ी हो जाती और फिर वो ऐसी सरकार चलाने की ज़रूरत पड़ती जिसमें स्किल हैंड की ज़रूरत पड़ती। यहाँ तो ऐसी कोई स्थिति है नहीं, और इसमें जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि वो यही बात कहेंगी कि उनका कोई रोल नहीं, पार्टी का जो फैसला होगा वो मानेंगी। विधायकों की ज़रूर है कि उन्हें कमांड दिया जाए, लेकिन पार्टी जो भी कहेगी उसे स्वीकारेंगी। मुख्यमंत्री के तौर पर वो चाहेंगी कि उनकी पसंद का ध्यान रखा जाए और उनके बेटे का आगे ध्यान रखा जाए। ये सारी चीज़ें वो जरूर चाहेंगे। आप बता रहे थे, लेकिन निर्दलियों के जरिए मैसेज कराए जा रहे हैं अभी पार्टी लीडर। हाँ, निर्दलीय ने कुछ फ़ोन किया था चंद्रशेखर संगठन महामंत्री को कि हम वसुंधरा को अगर आप मुख्यमंत्री पार्टी बनाती है तो हम समर्थन देने को तैयार है। मुझे लग रहा है उससे कहा गया होगा, वो खुद होकर नहीं किया होगा, किसी ने उनसे कहा होगा कि आप चंद्रशेखर को फ़ोन कीजिए, आप सीपी जोशी को फ़ोन कीजिए। बेसिकली ये एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाने का राजस्थान के अंदर कोशिश की गई होगी। लेकिन ये बात सही है कि वसुंधरा इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानती है कि उन्हें जो कुछ भी मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही रह के मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके या पार्टी से बाहर होकर या लक्ष्मण रेखा लांघ कर उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। वो इस बात को जानती है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा इतिहास भरा पड़ा हुआ है कि एक से बड़े बड़े नेता प्रदेश के पार्टी से बाहर गए, सब कुछ गंवाया और लौटकर वापस भारतीय जनता पार्टी में आए। तो मुझे लगता है कि वसुंधरा उम्र के इस दौर में और बेटे के भविष्य को देखते हुए ये स्टेप नहीं उठाएगी। वो अंतिम समय तक बस प्रेशर बनाने की कोशिश करेगी कि वो जो राय दे रही है पार्टी उसे गंभीरता से ले, उनके लोगों को एडजस्ट करे, उनके लिए कोई बेहतर विकल्प देखे, उनके बेटे के लिए कोई पद की व्यवस्था करे, और अपना बेहतर भविष्य बनाने के लिए वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। वसुंधरा इस बात को जानती है कि अब उनका मुख्यमंत्री बनना लगभग नामुमकिन है। राजस्थान के अंदर बहुत मुश्किल हो गया है मुख्यमंत्री। लेकिन ये बात तो ठीक है राहुल जी कि ये ऐसी तस्वीर हम बाकी दोनों राज्यों में नहीं देख रहे, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। देखिए, मुझे लगता है मध्य प्रदेश का जो मैंडेट है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त मैंडेट है, तो उसमें तो इस तरह की बातें कितना कर पाओगे आप। देखिए, दूसरी तरफ ये भी मुझे लगता है कि देखिए राजस्थान की जहाँ तक बात है, ये वसुंधरा राजे सिंधिया को भी पता है कि भाई 2024 का चुनाव है, प्रेशर तो केंद्र पे भी है कि वो जो है राज्य में सही ढंग से काम करें। तो कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक्स, जैसे हम सारे बोल रहे हैं कि प्रेशर टैक्टिक्स है, और मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा राजे सिंधिया इतना बड़ा कदम कोई उठाएंगी कि वो पार्टी से बाहर चली जाएं या इस तरह से बगावत करवाएं। ये मुझे नहीं लगता, और इसका ये संभव भी नहीं होगा इस समय में। जैसे देवेंद्र बोल रहे थे कि अगर मार्जिन बहुत कम होता, कहीं ये होता कि किसी का सपोर्ट लेने की बात है, तब तो इस तरह की बातें होती भी हैं। लेकिन अभी इस वक्त जब कंफर्टेबल मेजॉरिटी है बीजेपी के पास, बीजेपी को पता है कि वो राजस्थान में कंफर्टेबल सरकार बनाएंगे, ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया ऐसा कुछ करेंगी, और वो भी अपने बेटे के भी करियर को दाव पे लगा के, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। तो अब जरा और किसी कुछ कह रहे थे, बोले। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नज़रिए से देखिए, इतनी प्रचंड जीत तीनों राज्यों में, और उस पर मीडिया में ये खबर चले कि एक मुख्यमंत्री का दावेदार विधायकों को कहीं ले जाकर बाड़ेबंदी करा रहा है, इसके बाद क्या गुंजाइश बचती है। और देखिए, पहले की वसुंधरा होती तो 70 से 80 विधायक वहां बैठे होते और ज़रूरत नहीं थी बाड़ेबंदी की। आप ये भी समझिए इसको। और कई बार तो ये भी लगता है कि शायद नेता जब इस स्थिति में होते हैं तो उनके कुछ समर्थक होते हैं, वो भी उत्साहित होकर कर देते हैं। ये भी हो सकता है कि वसुंधरा ने खुद न कहा हो, उनके समर्थक दुष्यंत, उनके बेटे और वो सारे लोग अचानक उत्साहित हो गए। लेकिन ये भी सच है, अकेली महिला हैं जिनके लिए बार बार लोग कह रहे हैं, क्यों दूसरे राज्यों के लिए मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं बोल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में ये चयन की प्रक्रिया नहीं है, ये कांग्रेसी तरीका है कि आप दबाव बनाकर और आप मुख्यमंत्री बन जाइए ना बन जाइए। आज आप देखिए, राजस्थान ऐसा राज्य है जहां जैसे कर्नाटक में था तो सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, दूसरे लोग उनके समर्थक बोल रहे थे, लेकिन भाजपा के समर्थक ये नहीं बोलते हैं। और मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे राजनीतिक तौर पर बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को भी पता है कि वसुंधरा राजे बड़ी नेता है और उनको बड़ी भूमिका दी जा सकती है केंद्रीय तौर पर। अगर ये सब करेंगे तो क्या वो भूमिका भी बनी रहेगी, ये सवाल अब खड़ा होता है।